नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में जरा गहराई से उतर रहे हैं जिसने ऑटोमोटिव और हाँ, ऊर्जा की दुनिया को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। जाहिर है हम टेस्ला की बात कर रहे हैं और ये सिर्फ आप जानते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा कुछ है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है कि टेस्ला की जो ये इनोवेशन रणनीति है, मतलब उनकी लगातार कुछ नया करने की जो सोच है, जो तरीके हैं, उनको थोड़ा परत दर परत खोलें। आखिर वो क्या चीज है जो उन्हें बाकियों से इतना अलग बनाती है और ये लगातार नया करते कैसे रहते हैं? हाँ, सही सवाल है। और हमारी ये जो बातचीत है आज, ये डिजी रीच लर्निंग के एक काफी विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है। अच्छा। और ये विश्लेषण टेस्ला की रणनीति के उन खास पहलुओं पर रोशनी डालता है जो अक्सर हमें ऊपर ऊपर से देखने पर नहीं दिखते। अच्छा। हम असल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्ला का जो ये एकदम अलग सा अंदाज है, इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, वो सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, और आखिर क्यों उनका ये तरीका इतना इतना कामयाब रहा है, कम से कम अब तक तो। बढ़िया। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं टेस्ला के इस अनोखे सफर की पड़ताल। सबसे पहले ये समझते हैं कि टेस्ला की ये जो पूरी इनोवेशन की कहानी है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, मतलब बुनियाद क्या है इसकी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि टेस्ला का मकसद सिर्फ कारें बेचना कभी नहीं रहा। उनका जो घोषित लक्ष्य है वो है दुनिया को स्थायी ऊर्जा यानी सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ तेजी से ले जाना। हाँ। और यही सोच, यही मिशन उनकी हर चीज, हर एक्टिविटी के बिल्कुल केंद्र में है। ये बात उन्हें पारंपरिक ऑटो कंपनियों से एकदम अलग कर देती है। सही कहा आपने। पारंपरिक कंपनियां ज्यादातर क्या करती हैं, वो मौजूदा बाजार को देखती हैं और उसमें थोड़ी बेहतर कारें बनाने पर ध्यान देती हैं। हाँ, मतलब मौजूदा ढांचे में फिट होना। बिल्कुल। लेकिन टेस्ला का नजरिया बहुत बहुत ज्यादा व्यापक है। वो सिर्फ वाहन नहीं देख रहे हैं, वो तो पूरे परिवहन सिस्टम को, ऊर्जा कैसे बन रही है, कैसे इस्तेमाल हो रही है, उस पूरे सिस्टम में क्रांति लाना चाहते हैं। ये एक तरह का होलिस्टिक अप्रोच है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। होलिस्टिक। और इतने बड़े नजरिए को जमीन पर उतारने के लिए क्या चाहिए? एक तो दूरदर्शी नेतृत्व और साथ में बहुत बड़े साहसिक लक्ष्य। यहीं पर एलन मस्क की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, उनका नाम तो आता ही है। टेस्ला के इनोवेशन के बिल्कुल दिल में उनका विजन रहा है। सोचिए, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना जब कोई सोच भी नहीं रहा था, या फिर पूरी तरह से खुद चलने वाली कारें, ऑटोनोमस ड्राइविंग का सपना देखना। ये ऐसे बड़े लक्ष्य थे जिन्होंने कंपनी को वो करने की हिम्मत दी जो पहले नामुमकिन सा लगता था। हाँ, और सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं होता। उन सपनों के लिए वो जो जोखिम उठाने की हिम्मत दिखाते हैं, वो भी तो है। मस्क की ये खासियत है कि वो सोचे समझे जोखिम लेते हैं और जो पुरानी सोच है, जो ढर्रा चला आ रहा है, उसे चुनौती देने से हिचकते नहीं। बिल्कुल। इसी वजह से कंपनी के अंदर एक ऐसा माहौल बना जहां नए आइडियाज को, एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा मिला। हाँ, एग्जैक्टली। और इसका एक क्लासिक उदाहरण है 2008 का टेस्ला रोडस्टर। अच्छा, रोडस्टर। हाँ, सोचिए उस वक्त इलेक्ट्रिक कार का मतलब क्या था। ज्यादातर लोग गोल्फ कार्ट जैसी कोई चीज समझते थे, धीमी, ज्यादा रेंज नहीं। ऐसे माहौल में एक हाई परफॉर्मेंस, एकदम तेज तर्रार इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च करना ये एक बहुत बड़ा दांव था। लेकिन इसने साबित कर दिया, इसने दिखाया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां न सिर्फ तेज और आकर्षक हो सकती हैं, बल्कि पेट्रोल कारों को सीधी टक्कर दे सकती हैं। इसने ईवी के बारे में लोगों का पूरा नजरिया ही बदल दिया। और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, उसको बेचने का तरीका भी एकदम हटके। ये जो $0 मार्केटिंग की बात होती है, हाँ, वो भी है। मतलब मस्क अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि बिना करोड़ों डॉलर विज्ञापन पे फूके जबरदस्त हाइप क्रिएट कर देते हैं। वो 2019 का साइबर ट्रक लॉन्च याद है? हाँ, बिल्कुल। कैसा हंगामा मचा था ऑनलाइन। हाँ, बिल्कुल। वो डिजाइन ही ऐसा था। कहते हैं लॉन्च के महीने भर के अंदर ही कोई 2 लाख प्री ऑर्डर आ गए थे। ये दिखाता है कि कैसे लीडरशिप खुद एक इनोवेशन का इंजन बन सकती है। ये तो हुई बाहरी बातें। अगर हम अंदरूनी तौर पर देखें तो टेस्ला की एक और बहुत बड़ी ताकत है उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन पर जोर देना। वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये शब्द काफी सुनने में आता है टेस्ला के बारे में। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है उनके लिए? देखिए, आसान भाषा में समझें तो पारंपरिक कार कंपनियां क्या करती हैं, वो हजारों अलग अलग सप्लायर्स पर निर्भर रहती हैं। इंजन कहीं से, गियरबॉक्स कहीं से, इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं और से। हाँ, हजारों सप्लायर्स। हाँ, लेकिन टेस्ला वो अपनी कार के सबसे अहम हिस्से जैसे कि बैटरी, सॉफ्टवेयर, मोटर, पावर ट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक्स,
ये ज्यादातर वो खुद ही डिजाइन करती हैं और बनाती भी हैं। इसी को वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब गाड़ी के मुख्य पुर्जे वो खुद ही बना रहे हैं? बिल्कुल। और इसके फायदे जबरदस्त हैं। पहला, क्वालिटी पर उनका कंट्रोल कहीं ज्यादा होता है। दूसरा, जब सब कुछ इन हाउस है तो कोई नया बदलाव लाना हो, कोई सुधार करना हो तो वो बहुत तेजी से हो जाता है। तीसरा, बाहरी सप्लायर्स पर निर्भरता कम होती है, तो सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आए तो उसका असर उन पर कम पड़ता है। एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि टेस्ला ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में लगभग 80% तक वर्टिकल इंटीग्रेशन हासिल कर लिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा है ऑटो इंडस्ट्री के हिसाब से। हाँ, अभूतपूर्व है ये। और इसी रणनीति का नतीजा है उनकी वो विशाल गीगा फैक्ट्रीज, जैसे शंघाई वाली या बर्लिन वाली। ये सिर्फ असेंबली प्लांट नहीं है, ये बड़े पैमाने पर बैटरी से लेकर पूरी गाड़ी तक बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। इससे क्या होता है? लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है और इनोवेशन की रफ्तार भी तेज होती है। और ये जो नियंत्रण मैन्युफैक्चरिंग पे है, इसका एक सीधा असर ग्राहक के अनुभव पर भी तो दिखता होगा, है ना? जैसे कि वो ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये चीज तो पारंपरिक गाड़ियों में हम सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का ही कमाल है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर उनका कंट्रोल है। वो बिना गाड़ी को सर्विस सेंटर लाए बस इंटरनेट के जरिए सॉफ्टवेयर अपडेट भेज सकते हैं। और उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस सुधर सकती है, नए फीचर्स जुड़ सकते हैं, यहाँ तक कि कई बार रेंज भी बढ़ जाती है। इससे वो नई टेक्नोलॉजी को बाजार में लाने में बाकियों से मीलों आगे रहते हैं। ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग की रणनीति कैसे सीधे ग्राहक के लिए वैल्यू बना सकती है। वाकई टेस्ला ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सचमुच जड़ से हिला दिया है। एक शब्द है डिसरप्टिव इनोवेशन, जिसे हार्वर्ड के प्रोफेसर क्लेटन क्रिस्टनसन ने काफी मशहूर किया था। हाँ, डिसरप्शन। टेस्ला का पूरा मॉडल तो इसी कॉन्सेप्ट का जीता जागता उदाहरण लगता है। उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जिन्होंने न सिर्फ पारंपरिक पेट्रोल डीजल गाड़ियों के दबदबे को चुनौती दी, बल्कि ग्राहकों की जो उम्मीदें थी उन्हें ही हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, उनका फोकस सिर्फ मौजूदा ग्राहकों की जरूरतें पूरी करना नहीं था, वो भविष्य की जरूरतें सोचकर बिल्कुल नए तरह के उत्पाद बना रहे थे। यही डिसरप्शन की पहचान है। और ये डिसरप्शन उनके प्रोडक्ट्स में साफ दिखता है। 2008 का रोडस्टर, उसने तो जैसे ईवी की परिभाषा ही बदल दी। वो धीमी, बोरिंग, कम रेंज वाली छवि, उसको तोड़कर एक तेज, सेक्सी, करीब 250 मील रेंज वाली स्पोर्ट्स कार पेश कर दी। इसी ने टेस्ला को एक प्रीमियम, एक डिजायरेबल ब्रांड बनाया। और फिर उसके बाद आए मॉडल S, X, 3 और Y। हर मॉडल ने परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी का एक नया मिक्स पेश किया। खासकर मॉडल S जो 2012 में आया, वो तो एक तरह से गेम चेंजर था। हाँ, मॉडल S के बारे में थोड़ा और बताइए। वो इतना खास क्यों माना जाता है? उसमें ऐसा क्या था? मॉडल S ने कई चीजें पहली बार की। 300 मील से ज्यादा की रेंज, उस वक्त ये अकल्पनीय सी बात थी। सच में? फिर गाड़ी के अंदर वो विशाल 17 इंच का टच स्क्रीन, जिसने कार के लगभग सारे फंक्शंस कंट्रोल कर लिए। ऐसा पहले किसी ने नहीं देखा था। हाँ, वो स्क्रीन तो आइकॉनिक बन गया। बिल्कुल। फिर ऑटो पायलट की शुरुआती क्षमताएं और OTA अपडेट्स की सुविधा, ये सब चीजें ऑटो इंडस्ट्री से ज्यादा टेक इंडस्ट्री की याद दिलाती थीं। टेस्ला ने असल में क्या किया? उन्होंने IT सेक्टर के इनोवेशन को ऑटोमोबाइल में लाकर खड़ा कर दिया और खुद को एक कार कंपनी से ज्यादा एक टेक कंपनी के रूप में स्थापित किया। और अब वो फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD की बात करते हैं। ये कितना यथार्थवादी लगता है अभी? देखिए, FSD टेस्ला की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, एक सपना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए एक ऐसी कार बनाना जो इंसान से भी बेहतर ड्राइव कर सके। ये अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, ये सच है, और इस पर काफी बहस भी चलती है, रेगुलेटरी सवाल भी हैं। लेकिन ये दिखाता है कि टेस्ला लगातार सीमाओं को आगे धकेलने की कोशिश कर रही है। ये उनके इनोवेशन की भूख का सबूत है, भले ही मंजिल अभी थोड़ी दूर लगे। अच्छा, तो ये बड़े लक्ष्य रखते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, डिसरप्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ये सब करते कैसे हैं? मतलब क्या उनका कोई खास तरीका है नए आइडियाज को टेस्ट करने का, उन्हें लागू करने का? हाँ, उनका एक तरीका है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी POC, और दूसरा है पुनरावृत्ति यानी इटरेशन। POC और इटरेशन थोड़ा समझाएंगी? POC का मतलब है कि किसी बड़े आइडिया पर अरबों डॉलर झोंकने से पहले वो उसे छोटे पैमाने पर टेस्ट करके देखते हैं। क्या ये वाकई काम करेगा? क्या ये व्यवहारिक है? इससे फेल होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है।
जैसे ऑटोनॉमस ड्राइविंग जैसी जटिल टेक्नोलॉजी का विकास, वो काफी हद तक इसी पीओसी अप्रोच पर निर्भर रहा है। छोटी छोटे टेस्ट, फिर सुधार। अच्छा, और पुनरावृत्ति? पुनरावृत्ति या इटरेटिव डिजाइन का मतलब है कि वो तेजी से प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसे असली दुनिया में टेस्ट करते हैं, ग्राहकों से फीडबैक लेते हैं और फिर उस फीडबैक के आधार पर उसमें लगातार सुधार करते जाते हैं। ये एक कभी न रुकने वाला साइकिल है, बिल्ड मेजर लर्न वाला फंडा एक तरह से। इसका कोई उदाहरण है? कैसे काम करता है ये? ऑटो पायलट सिस्टम ही ले लीजिए। जब ये शुरू में आया था तब से लेकर अब तक इसमें अनगिनत बार सुधार हो चुके हैं। हाँ, काफी बदला है। और ये सुधार कैसे हुए? बड़े पैमाने पर टेस्टिंग से, उनकी लाखों गाड़ियों से जो रियल वर्ल्ड ड्राइविंग डेटा आता है उससे, और ग्राहकों से मिले फीडबैक से। फिर ओटी अपडेट्स के जरिए वो लगातार कमियों को दूर करते हैं और नए फीचर्स जोड़ते रहते हैं। ये तरीका उन्हें उन पारंपरिक कंपनियों से बहुत अलग बनाता है जो शायद सालों तक एक ही मॉडल बिना बड़े सॉफ्टवेयर बदलाव के बेचती रहती हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ गाड़ी नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसे लगातार बेहतर भी कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की तरह। लेकिन टेस्ला का विजन तो सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल। वो एक पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं अक्सर। बिल्कुल, और यही बात टेस्ला को और भी ज्यादा अनोखा बनाती है। उनका सपना सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें चलाना नहीं है, उनका सपना है एक ऐसी दुनिया बनाना जो सौर ऊर्जा से चले। वो ऊर्जा बैटरी में स्टोर हो और फिर उसी ऊर्जा से इलेक्ट्रिक गाड़ियां चले, एक पूरा स्थायी ऊर्जा चक्र। अच्छा, और इसके लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं? 2016 में उन्होंने सोलर सिटी नाम की एक बड़ी सोलर पैनल कंपनी को खरीद लिया था। ये इसी बड़े इकोसिस्टम को बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद भी कदम था। अब टेस्ला सिर्फ कारें नहीं बनाती, वो सोलर पैनल, सोलर रूफ टाइल्स और घरों और व्यवसायों के लिए बैटरी स्टोरेज समाधान भी बेचती है, जैसे पावर वॉल घरों के लिए और मेगापैक बड़ी ग्रिड स्केल स्टोरेज के लिए। तो ये सारे उत्पाद मिलकर काम करते हैं? हाँ, यही आइडिया है। आप अपनी छत पर टेस्ला के सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं, उसे टेस्ला की पावर वॉल बैटरी में स्टोर करते हैं और फिर उसी बिजली से अपनी टेस्ला कार चार्ज करते हैं। एक क्लोज्ड लूप सिस्टम। वाह, ये तो वाकई एक पूरा पैकेज लगता है। और इस पैकेज का एक और बहुत अहम हिस्सा है उनका सुपरचार्जर नेटवर्क। हाँ, वो चार्जिंग स्टेशंस। बिल्कुल। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में लोगों की सबसे बड़ी हिचक क्या होती है? रेंज एंग्जाइटी, कि रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा, चार्ज कहाँ करेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा डर है। इस डर को दूर करने के लिए टेस्ला ने शुरुआत से ही दुनिया भर में अपने खुद के तेज रफ्तार वाले चार्जिंग स्टेशनों का एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का पूरा अनुभव, पूरा इकोसिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। यानी ग्राहक की हर जरूरत का, हर परेशानी का ध्यान रख रहे हैं। ये ग्राहक केंद्रित डिजाइन का एक बहुत अच्छा उदाहरण लगता है। निश्चित रूप से टेस्ला डिजाइन थिंकिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है पहले ग्राहकों की जरूरतें और उनकी समस्याओं को गहराई से समझना और फिर उनके लिए समाधान डिजाइन करना। सुपरचार्जर नेटवर्क इसी सोच का नतीजा है। उन्हें पता था कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ईवी अपनाने में बहुत बड़ी बाधा है, तो उन्होंने इंतजार नहीं किया, खुद ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। और उनका वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर डीटीसी मॉडल भी तो इसी ग्राहक केंद्रित सोच से जुड़ा है। वो पारंपरिक डीलर्स के नेटवर्क के जरिए कारें नहीं बेचते। हाँ, वो सीधे अपनी वेबसाइट या अपने खुद के शोरूम से बेचते हैं। इसका क्या फायदा उन्हें? इसके कई फायदे हैं। पहला, उन्हें ग्राहक अनुभव पर पूरा नियंत्रण मिलता है। बीच में कोई डीलर नहीं होता, कंपनी का प्रतिनिधि सीधे ग्राहक से बात करता है। दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें ग्राहकों से सीधे ढेर सारा डेटा मिलता है। डेटा? किस तरह का डेटा? उनकी पसंद नापसंद क्या है, वो कौन से फीचर्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी खरीदारी का तरीका कैसा है, उनकी ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं, ये सब कुछ, ये डेटा उनके लिए सोने की खान जैसा है। और इस डेटा का वो क्या करते हैं फिर? इसी डेटा का इस्तेमाल वो अपने उत्पाद बेहतर बनाने में करते हैं, अपनी मार्केटिंग को ज्यादा सटीक और प्रभावी बनाने में करते हैं और भविष्य के लिए अपनी रणनीति तय करने में करते हैं। ये डेटा संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया टेस्ला के काम करने के तरीके का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। टेक्नोलॉजी और डेटा का इतना इस्तेमाल, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी सिलिकॉन वैली की टेक कंपनी की बात हो रही है, किसी पारंपरिक कार कंपनी की नहीं। बिल्कुल, और यही सच है। टेस्ला की रगों में सिलिकॉन वैली का डीएनए दौड़ता है। वो खुद को एक टेक कंपनी मानते हैं जो कारें बनाती है, ना कि एक कार कंपनी जो थोड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है।
ये टेकप्रेन्योरशिप की मानसिकता है, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी को सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं बल्कि अपने पूरे कामकाज के तरीके में, अपनी सोच में गहराई से उतारना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग का कितना रोल है इसमें? लोग ऑटो पायलट और एफएसडी की बात करते हैं। बहुत बड़ा रोल है। ऑटो पायलट और एफएसडी जैसी चीजें तो पूरी तरह एआई और मशीन लर्निंग पर ही टिकी हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सोचिए, टेस्ला की लाखों गाड़ियां जो सड़कों पर दौड़ रही हैं, वो लगातार रियल टाइम डेटा वापस भेज रही हैं। डेटा इकट्ठा हो रहा है। हाँ, विशाल मात्रा में। और ये डेटा उनके एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के काम आता है, जिससे उनकी ड्राइविंग क्षमताएं समय के साथ लगातार बेहतर होती जाती हैं। ये सिस्टम सेल्फ लर्निंग है, वो सीख रहे हैं। यानी गाड़ियां खुद ब खुद होशियार हो रही हैं। एक तरह से कह सकते हैं। हाँ। और ये जो सुधार होते हैं, ये फिर ओटीए अपडेट्स के जरिए वापस सारी गाड़ियों में भेज दिए जाते हैं। सोचिए, आपकी गाड़ी खरीदे जाने के बाद भी लगातार बेहतर होती जा रही है, स्मार्ट होती जा रही है, बिना किसी फिजिकल बदलाव के। कमाल है। इससे ग्राहकों को भी सीधा फायदा होता है। रख रखाव की लागत भी कम हो सकती है। ये डेटा सिर्फ ड्राइविंग सुधारने का काम आता है या इसका और भी इस्तेमाल होता है? नहीं, इसका इस्तेमाल बहुत व्यापक है। मैन्युफैक्चरिंग में लीजिए, वो उत्पादन की प्रक्रिया को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कहाँ गलतियां हो रही हैं उन्हें पकड़ने के लिए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ग्राहक सेवा में वो गाड़ी के परफॉर्मेंस को दूर से मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर कोई समस्या आने वाली है तो उसका पहले ही पता लगाकर ग्राहक को आगाह कर सकते हैं या समाधान दे सकते हैं। और मार्केटिंग में, जैसा मैंने पहले कहा, ग्राहकों के व्यवहार को समझकर वो ज्यादा प्रभावी कैंपेन बना सकते हैं, सही लोगों तक सही संदेश पहुंचा सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली लगता है, एकदम फ्यूचरिस्टिक। लेकिन क्या सब कुछ इतना शानदार ही है? मतलब कोई चुनौतियां या आलोचनाएं भी तो होंगी। बिल्कुल है, और उन पर बात करना भी बहुत जरूरी है एक संतुलित तस्वीर के लिए। टेस्ला की कहानी सिर्फ सफलताओं की नहीं है। उनकी जो तेज रफ्तार से इनोवेशन करने और उत्पादन बढ़ाने की धुन है, इसमें कई बार बड़ी दिक्कतें भी सामने आई हैं। जैसे कि शुरुआती मॉडल्स में क्वालिटी कंट्रोल के मुद्दे, गाड़ियों की फिट और फिनिश को लेकर काफ़ी शिकायतें आई थी मीडिया में, पैनल गैप्स, पेंट की क्वालिटी वगैरह। बड़े पैमाने पर लगातार अच्छी क्वालिटी बनाए रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती रही है, खासकर जब वो प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे थे। सुना है इसके बारे में। और कंपटीशन का क्या? अब तो बाजार में बहुत सारे नए खिलाड़ी आ गए हैं, वो अकेली नहीं रही। हाँ, ये अब एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब टेस्ला ने शुरुआत की थी तब वो काफी हद तक अकेली थी प्रीमियम ईवी स्पेस में, लेकिन अब लगभग हर बड़ी पारंपरिक ऑटो कंपनी, फोर्ड, जीएम, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। सही बात है। और साथ ही चीन में बीवाईडी और एनआईओ जैसी कई नई सिर्फ ईवी बनाने वाली कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वो न सिर्फ चीन में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो कंपटीशन अब बहुत ज्यादा है। एलन मस्क के बारे में भी कुछ चिंताएं व्यक्त की जाती हैं, उनके बाकी वेंचर्स को लेकर। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एलन मस्क का ध्यान अब कई कंपनियों में बटा हुआ है। स्पेसएक्स है, एक्स पहले ट्विटर है, न्यूरालिंक है। तो सवाल उठता है कि क्या वो टेस्ला के नेतृत्व पर उतना पूरा फोकस दे पा रहे हैं जितना इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के दौर में जरूरी है? ये एक वाजिब सवाल है जिस पर निवेशक और विश्लेषक बात करते हैं। और उनकी वो ओपन इनोवेशन वाली रणनीति, 2014 में उन्होंने अपने कुछ पेटेंट ओपन सोर्स कर दिए थे, उसका क्या असर हुआ? क्या वो सही कदम था? ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है और इस पर राय बंटी हुई है। उनका कहना था कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की रफ्तार तेज हो सके, पूरी इंडस्ट्री को फायदा हो। एक नेक इरादा। लेकिन आलोचक कहते हैं कि क्या इससे उन्होंने अनजाने में अपने प्रतिस्पर्धियों को ही ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा दिया? क्या उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल बढ़त का एक हिस्सा मुफ्त में दे दिया? इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है। ये एक बहस का मुद्दा है। सही है। इन चुनौतियों के बावजूद टेस्ला दुनिया भर में फैल रही है। उनकी ये जो वैश्विक विस्तार की रणनीति है, वो क्या है? कैसे करते हैं वो? उनकी मुख्य रणनीति है प्रमुख बाजारों के करीब रणनीतिक जगहों पर विशाल गीगा फैक्ट्रीज बनाना। जैसे चीन के बाजार के लिए शंघाई में फैक्ट्री, यूरोप के लिए बर्लिन के पास, और अमेरिका में टेक्सास और नेवाडा में। इसका फायदा?
इससे न सिर्फ उन बाजारों तक उनकी पहुंच आसान होती है, बल्कि शिपिंग की लागत कम होती है और स्थानीय सप्लाई चेन बनाने में भी मदद मिलती है, जिससे वो पुर्जे स्थानीय स्तर पर खरीद सकें। क्या वो स्थानीय बाजारों के हिसाब से अपनी गाड़ियों में कुछ बदलाव भी करते हैं, जिसे लोकलाइजेशन कहते हैं? हाँ, लोकलाइजेशन भी उनकी रणनीति का हिस्सा है। वो कोशिश करते हैं कि गाड़ियों के कुछ फीचर्स और यहाँ तक कि कीमतों को भी स्थानीय ज़रूरतें, नियम और ग्राहकों की अपेक्षाओं के हिसाब से थोड़ा ढाला जाए। हालांकि उनका कोर प्रोडक्ट काफी हद तक स्टैंडर्डाइज्ड रहता है। भारत में भी उनकी एंट्री की काफी चर्चा चल रही है, गीगा फैक्ट्री लगाने की बात। हाँ, भारत में टेस्ला का इंतजार तो काफी समय से हो रहा है और हाल में वहां एक गीगा फैक्ट्री स्थापित करने को लेकर बातचीत तेज हुई है। ये भारत के ईवी मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। हाँ बिल्कुल। क्या भारत जैसे बाजार के लिए उनकी कोई खास योजना है? कोई सस्ती गाड़ी? खबरें तो यही है, जैसी चर्चा है कि टेस्ला एक नई कम लागत वाली ईवी पर काम कर रही है। उसे शायद मॉडल 2 या रेडवुड कोड नेम दिया गया है। अच्छा, कीमत क्या हो सकती है? अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग $25,000 के आसपास हो सकती है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 20-21 लाख। अगर ऐसा होता है और वो इसे भारत में बनाते हैं, तो ये भारत जैसे कीमत संवेदनशील बाजार के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये टेस्ला को बड़े पैमाने पर वॉल्यूम हासिल करने में मदद कर सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प होगा देखना। अच्छा, एक आखिरी पहलू जिस पर हमने शुरू में भी बात की थी, सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। ये टेस्ला के लिए सिर्फ एक मार्केटिंग का नारा है या वाकई उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है? नहीं, ये सिर्फ मार्केटिंग का नारा नहीं है, ये उनकी इनोवेशन रणनीति का एक बुनियादी आधार है, उनके डीएनए का हिस्सा है। जैसा हमने शुरू में कहा, उनका मिशन ही स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसलिए उनके सारे उत्पाद, चाहे वो इलेक्ट्रिक कारें हों, सोलर पैनल हों या बैटरी स्टोरेज, वो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल होना और आकर्षक हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बनाना, ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी ही परफॉर्मेंस बन सकती है। और ये सोच सिर्फ उत्पादों तक ही है या मैन्युफैक्चरिंग में भी? मैन्युफैक्चरिंग में भी वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को भी ज्यादा से ज्यादा टिकाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि उनकी गीगा फैक्ट्रीज कार्बन न्यूट्रल हों। वो अपनी फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। टेस्ला ने असल में ग्रीन टेक्नोलॉजी को कूल और डिजायरेबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोगों की सोच बदली है। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद अगर कोई बिजनेस लीडर या कोई इनोवेटर है जो टेस्ला से कुछ सीखना चाहे, तो उनके लिए मुख्य सबक क्या होंगे? क्या टेकअवेज है? मुझे लगता है कई अहम सबक हैं। पहला, एक बड़ा साहसिक विजन रखें। एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी मिशन न सिर्फ आपकी टीम को प्रेरित करता है, बल्कि ग्राहकों को भी आपकी तरफ खींचता है। टेस्ला का स्थायी ऊर्जा का मिशन इसका बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा सबक शायद वो वर्टिकल इंटीग्रेशन वाला है, उस पर जोर देना। हाँ बिल्कुल, अगर आपके बिजनेस मॉडल में ये संभव है, तो अपनी वैल्यू चेन के जो अहम हिस्से हैं उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। इससे आपको इनोवेशन की रफ्तार तेज करने में मदद मिलती है, क्वालिटी सुधारने में मदद मिलती है और बाजार के बदलावों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिलती है, जैसा टेस्ला ने कर दिखाया। तीसरा, डेटा और टेक्नोलॉजी, इनका भरपूर इस्तेमाल करें। आज के ज़माने में डेटा ही सोना है। AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का सही इस्तेमाल आपको लगातार सुधार करने और ग्राहक अनुभव को पर्सनलाइज और बेहतर बनाने में ज़बरदस्त मदद कर सकता है। चौथा, अपने ग्राहकों से सीधा रिश्ता बनाएं, अगर हो सके तो। डायरेक्ट कंज्यूमर मॉडल आपको न सिर्फ बेहतर और सीधा फीडबैक देता है, बल्कि ब्रांड के प्रति वफादारी बनाने में भी मदद करता है। आप ग्राहक को बेहतर समझते हैं। और शायद पांचवां, स्थिरता। उसे सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बिजनेस अवसर समझें। पर्यावरणीय लक्ष्यों को अपने मुख्य बिजनेस और प्रोडक्ट डिजाइन में इंटीग्रेट करने से आप न सिर्फ दुनिया के लिए कुछ अच्छा करते हैं, बल्कि आज के जमाने के जागरूक ग्राहकों को भी आकर्षित करते हैं और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर टेस्ला की इनोवेशन रणनीति कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये कई चीजों का एक बहुत जटिल और डायनामिक मिश्रण है। इसमें दूरदर्शी, हाँ कभी कभी विवादास्पद भी, नेतृत्व है, गहरी तकनीकी समझ है, अपनी सप्लाई चेन पर जबरदस्त नियंत्रण है, ग्राहक पर अटूट फोकस है और स्थिरता के प्रति एक बुनियादी प्रतिबद्धता। ये सब मिलकर टेस्ला को बनाते हैं।
उन्होंने न सिर्फ ऑटो उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि शायद भविष्य के बिजनेस मॉडल का एक नया खाका भी तैयार किया है। बिल्कुल सही कहा। टेस्ला की कहानी वाकई प्रेरणादायक है, लेकिन ये भी सच है कि रास्ता आसान नहीं रहा है और आगे भी चुनौतियां कम नहीं हैं। जैसा हमने बात की, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बड़े पैमाने पर उत्पादन का दबाव और नेतृत्व का बटा हुआ ध्यान, ये सब असली मुद्दे हैं जिनसे उन्हें जूझना होगा। तो अब सोचने वाली बात यह है, और शायद यही हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, कि आने वाले सालों में अपनी ये जो बढ़त है, इसे बनाए रखने के लिए टेस्ला को अपनी इस कामयाब इनोवेशन रणनीति में किस तरह के बदलाव करने पड़ सकते हैं। अच्छा सवाल है। या फिर उनके वो जो फैसले थे, जैसे पेटेंट ओपन सोर्स करना, उनका असर सिर्फ टेस्ला पर नहीं बल्कि पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्थायी ऊर्जा इंडस्ट्री पर लंबे समय में कैसा दिखेगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद भविष्य की दिशा तय करेंगे। वाकई ये सोचने वाले सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि टेस्ला की इस बहुआयामी और अक्सर चौंकाने वाली इनोवेशन रणनीति को समझने में आपको कुछ नई जानकारी, कुछ नया नजरिया जरूर मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।